फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स है। तो फ्रेंड्स, हम इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 ज्योग्राफी का कोई और चैप्टर भी समझना है तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 6 ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. First, we will understand universe and galaxy. Then we will learn about celestial bodies, constellations and satellite. उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने टॉपिक सोलर सिस्टम पर, जिसमें हम पढ़ेंगे द सन एंड द वेरियस प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, meteors and meteorite. So let's start with our first topic and understand universe. The vast space that we see when we look up the sky and everything in it is called universe. तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स क्या होता है? जब हम स्काई की तरफ आसमान में देखते हैं ऊपर, तो हमें जितना भी दिखाई दे रहा है, हम जितना भी सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ ही यूनिवर्स में होता है। सब कुछ पार्ट है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स में क्या क्या है? इट इंक्लूड्स गैलेक्सीज, all celestial bodies like stars, planets, satellites, meteorites and comets. तो यूनिवर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हो, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटोराइट्स, कॉमेट्स, सारा का सारा पार्ट है यूनिवर्स का। तो हम ये जितनी भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, गैलेक्सी है, चाहे प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, हम सबको, इन सबको एक एक करके अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद गैलेक्सीज फर्स्ट। फ्रेंड्स, इधर देखिए, ये एक गैलेक्सी है और ऐसी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। तो गैलेक्सी क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी में बहुत बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और उसमें डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है एक गैलेक्सी। ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, और हम जिसमें हमारी अर्थ है, उस गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है इस गैलेक्सी का। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, thus इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। तो जब मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर्स आई, तो ऐसा दिखी वो पिक्चर्स जैसे कि एक नदी, रिवर ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट की एक नदी बह रही हो आसमान में, ऐसी दिखी वो पिक्चर्स। इसीलिए मिल्की वे गैलेक्सी का नाम रखा गया आकाश गंगा, कि आकाश में बहती हुई एक गंगा। तो ये होती है गैलेक्सीज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। द सन, द मून, planets, comets and all those objects in the sky are called celestial bodies. तो फ्रेंड्स, celestial bodies में क्या क्या इंक्लूडेड है? सन, हमारा जो सूरज है, जो चांद है, जो हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में, वो सभी मिलकर कहलाते हैं celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज तो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट यानी गर्म भी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनी हुई होती हैं। जैसे कि सन, जो सन है वो भी बहुत बड़ा है और बहुत गर्म भी है, और वो गैसेस से बना होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जो बहुत ज्यादा वो एमिट यानी फेंकते हैं बाहर। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सन होता है वो बहुत बड़ा है, गर्म है, गैसेस से बना है, उसकी खुद की हीट और लाइट है, और वो उसको एमिट भी बहुत ज्यादा करता है। तो कुछ टाइप तो ऐसी होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज की, एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड एज स्टार्स। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को यूनिवर्स में कहा जाता है स्टार्स। ठीक है,
अब देखिए स्टार्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जो सन है वो भी एक्चुअल में एक स्टार ही है। हम चाहे उसको सन बोलते हैं पर वो एक्चुअल में एक स्टार है क्योंकि उसकी खुद की हीट एंड लाइट है। पर फ्रेंड्स, क्या आप अब ये सोच रहे हैं कि रात में, नाइट में आपको इतने सारे स्टार्स स्काई में दिखाई देते हैं, उनकी तो कोई हीट आती ही नहीं है, उनकी तो सिर्फ लाइट ही आती है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनकी हीट नहीं आती है हमारे तक, सिर्फ लाइट ही आती है क्योंकि ये स्टार्स हमसे बहुत 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 दूर हैं। वो इतनी दूर हैं कि उनकी हीट हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती, सिर्फ लाइट ही आती। ठीक है। Now some celestial bodies do not have their own heat and light. अब कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनकी खुद की ना तो हीट होती है ना ही लाइट। They are lit by the light of the stars. वो चमकते हैं, उनमें रोशनी आती है स्टार्स की लाइट की वजह से। Such bodies are called planet. ऐसी celestial bodies को कहते हैं planet। जैसे कि हमारी अर्थ की खुद की हीट और लाइट नहीं है, उसको सूरज से, सन से ही हीट मिलती है और सन से ही लाइट मिलती है। एंड लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 other planets that get heat and light from the sun. और अर्थ की तरह ही 7 other planets, मतलब बाकी के 7 planets और हैं जिनको सन से हीट और लाइट मिलती है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है प्लैनेट। अब फ्रेंड्स, आप मून के बारे में शायद सोच रहे होंगे कि क्या मून की कोई अपनी खुद की लाइट होती है या नहीं? नहीं, मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है। वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है सन की वजह से ही मून की रोशनी होती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब देखिए, मून को सैटेलाइट कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स तो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। पर जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, सैटेलाइट सन के चारों तरफ नहीं घूम रही, वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है। तो ये डिफरेंस होता है प्लैनेट्स और सैटेलाइट में। तो ये हमने पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। अब हम सीखेंगे कॉन्स्टेलेशंस को। Constellation is a group of stars that looks like a particular shape in the sky and has been given a name. तो constellation फ्रेंड्स क्या होते हैं? वो स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर शेप, यानी किसी शेप जैसे दिखते हैं आसमान में, और उसी शेप के अकॉर्डिंगली उन कॉन्स्टेलेशंस को नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अर्सा मेजर और बिग बेयर, तो ये एक कॉन्स्टेलेशन है। देखिए, ये कॉन्स्टेलेशन ऐसा दिखता है, इतने सारे स्टार्स हैं इस कॉन्स्टेलेशन में और ये रिजेंबल कर रहे हैं एक बिग बेयर को, इसीलिए इसका नाम अर्सा मेजर या इसे बिग बेयर का नाम दिया गया है। अनदर कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि, जिसे इंग्लिश में 7 सेजेस भी कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। जैसे कि आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 7 स्टार्स है और उनका ये ग्रुप है। और फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको बिग बेयर दिखाया था, ये जो सप्तऋषि है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट बिग बेयर। ओके, तो कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? ये स्टार्स का ग्रुप होते हैं जो एक पर्टिकुलर शेप को रिजेंबल करते हैं हमारे आसमान में, और उन शेप्स के अकॉर्डिंगली इन कॉन्स्टेलेशंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। Now, another important point regarding constellation is that in ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. तो पहले के जमाने में क्या होता था कि डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए स्पेशली रात में लोग इन स्टार्स की हेल्प लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ स्टार, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं, दैट इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है और इसका नाम पोल स्टार भी है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में, ये है नॉर्थ स्टार, ठीक है, और ये हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। तो इसकी हेल्प से डायरेक्शन पता करी जाती थी पहले के जमाने में। अभी भी साइंटिस्ट वगैरह इसकी हेल्प से काफी कुछ पता करते हैं।
इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, क्योंकि ये जो स्टार है नॉर्थ स्टार, ये हमेशा एक ही पोजीशन में होता है स्काई में. एंड द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. अब देखिए इसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए अभी मैंने आपको सप्तऋषि 7 सेजेस कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया था. ये है वो सप्तऋषि, यहाँ पे देखिए. तो इसके अगर हम ये लास्ट 2 स्टार्स ले लें तो ये इनको अगर हम सीधा ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें नॉर्थ स्टार दिखाई देगा. तो इस तरीके से इसकी नॉर्थ स्टार की पोजीशन लोकेट करी जाती है इस सप्तऋषि के 2 स्टार्स की हेल्प से. Now let's understand about satellite. A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी होती हैं. वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं. प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमता है और सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं. तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये 2 टाइप की होती हैं. एक तो होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. लेट्स अंडरस्टैंड नेचुरल सैटेलाइट्स फर्स्ट. तो फ्रेंड्स जैसे कि मून है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है. ठीक है, तो ये होती है नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सबसे पहले तो समझिए कि वो मैन मेड होती हैं, हमने बनाई हुई है वो. आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मशीन दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड ऑर्बिट्स अराउंड अ बॉडी इन स्पेस. तो ये ऐसी मशीन्स होती हैं जो हमने स्पेस में भेजी हुई हैं, अर्थ से साइंटिस्ट ने स्पेस पे भेजी हुई हैं और वो ऑर्बिट करती हैं, यानी वो घूमती हैं अर्थ के चारों तरफ. एग्जाम्पल हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. ऐसी और भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, न्यूज़पेपर में आती रहती हैं ऐसी ऐसी. तो इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मैन मेड हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड सोलर सिस्टम. देखिए ये होता है हमारा सोलर सिस्टम. इसमें क्या क्या है? इसमें सन है, इसमें 8 प्लैनेट्स हैं और भी बहुत कुछ होता है सोलर सिस्टम में. क्या क्या होता है? लेट्स सी. द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स सन, 8 planets, dwarf planets like Pluto and other objects like asteroids, meteoroids, comets, dust and gases. तो सोलर सिस्टम में जैसे कि अभी बताया था सन होता है, ये 8 प्लैनेट्स होते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो भी है. अगस्त 2006 तक प्लूटो वाज कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट. तो जब तक 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, बट अगस्त 2006 के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है प्लूटो, और उसको ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करा गया. सोलर सिस्टम का पार्ट अभी भी है, बट नाउ इट इज कंसीडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. तो इसलिए अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स ही हैं. अब इन सभी के बारे में, हम सन के बारे में, 8 प्लैनेट्स के बारे में, हम सबके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे. और उसके अलावा हम एस्टेरॉइड्स, मीटोरॉइड्स, कॉमेट्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सन. The sun is in the center of the solar system and all the planets move around the sun in their respective orbits. तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के, वो बिल्कुल बीच में है सोलर सिस्टम के. और ये सारे प्लैनेट्स, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं. ऐसे हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमती है और ये सभी घूमते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में. डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं, उनमें ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं. जैसे कि आपको इधर दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ होता है और उसमें ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं. देखिए ये सन है एंड इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. और ये बहुत बड़ा है और ये बना हुआ है बहुत गर्म गैसेस से, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस.
एंड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सन ही है जो एक अल्टीमेट एंड द ओनली सोर्स है हीट एंड लाइट का हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए। द सन इज एक्चुअली अ स्टार। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सन एक्चुअली में एक स्टार है। एज इट इज द क्लोजेस्ट स्टार इट अपीयर्स टू बी मच बिगर देन द अदर स्टार। और ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे बहुत पास है, इसीलिए ये इतना बड़ा दिखाई देता है। ऐसे तो यूनिवर्स में और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, पर वो बहुत दूर हैं। एक सन ही एक ऐसा स्टार है जो हमारे पास है, इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है। एंड द लाइट फ्रॉम द सन reaches our earth in 8 minutes। और सन की जो लाइट है उसे अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स लग जाते हैं हमारी अर्थ तक आने में। In ancient culture, the sun was worshipped as sun god. Even today, some people worship sun god। देखिए सन इतना जरूरी है हमारे लिए कि पहले के पुराने जमाने में इसको वर्शिप, इसकी पूजा करी जाती थी सन गॉड करके। अगर आप आज भी आप अपने घर में देखेंगे तो जो आपके एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो लोग सन को सुबह सुबह पानी देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एंड इन द एंशिएंट इजिप्शियंस कॉल्ड इट रा एंड द रोमन्स कॉल्ड इट सोल। तो जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे वो इसको रा कहते थे और रोमन्स इसको सोल कहा करते थे। तो अब हमने सन के बारे में पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम विच आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे सन के चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये जो प्लैनेट्स के अलग अलग पाथ्स होते हैं ये इलोंगेटेड यानी ये ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप के नहीं होते, और इन पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स। देखिए यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू मैं आपको दोबारा इस बात को समझा देती हूँ। ये सन है इधर और इसके चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ है उनका, और उस पर घूमते घूमते ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं फिक्स पाथ पर। फ्रेंड्स देखिए ये सभी प्लैनेट्स एक सीक्वेंस में हैं। इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है मर्करी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि सन के सबसे पास प्लैनेट है मर्करी और सबसे दूर जो सन के है प्लैनेट वो है नेपट्यून। तो अब ये जो बीच के प्लैनेट्स हैं इन्हें याद रखने के लिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए स्टार्टिंग के हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसको आप 2-3 बारी बोलिए, आपको ये चारों प्लैनेट्स याद हो जाएंगे। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो अर्थ जो है हमारी जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वो 3rd नंबर पर है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अब पहले 4 प्लैनेट्स की। अब बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े प्लैनेट्स हैं और उनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। तो मार्स के बाद आता है जुपिटर। और ये देखिए अब बाकी के 3 प्लैनेट्स के नाम क्या है? सैटर्न S, फिर यूरेनस U, नेपट्यून N, यानी इन तीनों के पहले लेटर से बनता है सन। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि लास्ट के 3 प्लैनेट्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं सन,
ठीक है, उससे याद रखिए। तो ये जो सीक्वेंस है प्लैनेट्स की आपको पता होनी चाहिए। सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट सन के है मरकरी, सबसे क्लोजेस्ट भी है और ये सबसे छोटा भी है। और हमारी जो अर्थ है वो आती है तीसरे नंबर पर। वो ना तो सन के ज्यादा पास है और ना ही सन से ज्यादा दूर है। और जो सबसे दूर है प्लैनेट वो है नेपट्यून। और सोलर सिस्टम में इसमें से जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी प्लैनेट्स के बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए सीखते हैं मरकरी के बारे में। Mercury is the closest planet to the sun. It is the smallest planet and is made of rock. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मरकरी पहला प्लैनेट है, वो सबसे पास है सन के और वो सबसे छोटा प्लैनेट भी है और ये रॉक से बना हुआ है। It is so close to the sun that it only takes 88 days to complete its orbit and is much hotter than Earth. वो फ्रेंड्स इतना पास है मरकरी सन के कि इसको सिर्फ 88 डेज ही लगते हैं सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने में। ठीक है, अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में इसको सिर्फ 88 डेज ही लगते हैं। और ये सन के बहुत पास है तो ये काफी गर्म है एंड इट इज मच हॉटर देन अर्थ। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग नाइट। ये दिन में जब सन चमक रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात में ये ठंडा होता है ये प्लैनेट। एंड इट हैज नो मून। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई मून है ही नहीं। अब नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस इज द नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन आफ्टर मरकरी। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ रॉक। तो वीनस सेकेंड प्लैनेट है, मरकरी के बाद वीनस आता है। ठीक है, और ये भी रॉक से बना हुआ है। Like Earth, Venus has an atmosphere, air, that is air around it, but it is a lot thicker than Earth's and Venus is permanently covered in cloud. तो देखिए, अर्थ की तरह ही, हमारी पृथ्वी की तरह ही वीनस के पास भी एटमॉस्फेयर है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर की लेयर है। बट वो जो लेयर है वो बहुत थिक है, मोटी है एज कंपेयर टू जो हमारी अर्थ की लेयर है एटमॉस्फेयर। और ये जो वीनस है ये हमेशा क्लाउड से कवर्ड रहता है। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 460 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि जो वीनस के आसपास एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब हीट उसके अंदर एक बारी आ गई तो वो एस्केप नहीं कर पाती इतनी आसानी से। और इसी वजह से वीनस जो है वो सबसे गर्म प्लैनेट है और वहां पे वो इतनी गर्मी होती है कि एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाता है उसका 460 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वीनस इज द हॉटेस्ट एज वेल एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड इट इज अबाउट द सेम साइज एज अर्थ। हमारे अर्थ के जितना ही बड़ा है वीनस, उसी सेम साइज का है। इट टेक्स 225 डेज टू ट्रैवल अराउंड द सन। और वीनस को कितने दिन लगते हैं सन के चारों तरफ चक्कर काटने में? उसको 225 डेज लगते हैं अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। एंड वीनस हैज नो मून। और मार्स की तरह ही वीनस के पास भी कोई मून नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टू प्लैनेट्स हैं मार्स और वीनस, इन दोनों के पास ही कोई मून नहीं है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट अर्थ। The Earth is the only planet in the solar system that has life. देखिए, अब थर्ड प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? अर्थ। ठीक है, एंड इट इज द ओनली प्लैनेट। यही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पे लाइफ है, जहां पे जीवन है। इट इज होम टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी रहते हैं। तो इन सभी का ये एक घर है अर्थ। The presence of air, water and ideal temperature makes life possible on the earth. तो ऐसा क्यों है कि अर्थ ही एक सिर्फ ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहां पे लाइफ है? क्योंकि यहाँ पे एयर, वाटर और एक टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज About 3/4 of its surface is covered with water. इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 3/4 जो सरफेस है वो पानी से ढकी हुई है। देखिए, वो स्पेस से भी कहते हैं कि ब्लू दिखाई देती है
क्योंकि यहाँ पे इसका जो 3/4 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। The earth is spherical in shape as it is slightly flattened at the poles. और अर्थ की शेप कैसी है? स्पेरिकल्स है। और ये जो पोल्स की तरफ, जैसे कि ये जो ऊपर पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन यहाँ पे ये फ्लैटेंड है, ठीक है, बल्जिंग है बीच से और ऊपर से ये फ्लैटेंड है। The earth is surrounded by a thin layer of air called the atmosphere. और अर्थ के आसपास एयर की एक थिन लेयर बनी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। Friends, even though we cannot feel it, but the earth is moving all the time. देखिए, हम चाहे फील नहीं कर रहे, बैठे बैठे हमें ये बात फील नहीं होती कि अर्थ घूम रही है, पर अर्थ सारा टाइम घूमती है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। 2 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं अर्थ की, एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। तो ये जो दोनों ही मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने इन दोनों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। It takes 24 hours to complete one rotation and just over 365 days for Earth to travel all the way around the sun, which is called revolution. तो देखिए, 2 टाइप की मूवमेंट्स हैं अर्थ की। एक है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि एक लट्टू की तरह अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। जैसे आपने देखा होगा लट्टू घूमता है ना, ऐसे ही अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती है। और उस एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब दूसरी मूवमेंट है अर्थ की रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, देखिए, रोटेशन करते करते लट्टू की तरह घूमते घूमते अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो उसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365 डेज लगते हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स रोटेशन, यानी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स, दैट इज 1 डे, और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 365 डेज, दैट इज 1 ईयर। तो ये होती है दोनों मूवमेंट्स अर्थ की, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं अर्थ के मून की। अर्थ हैज 1 मून। अर्थ के पास एक मून है, हमें पता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो देखिए, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये रेवोल्यूशन है, इसकी मूवमेंट, ये मून की भी मूवमेंट है जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसको अराउंड 27 डेज लगते हैं एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मून को। नाउ इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। अब रेवोल्यूशन के साथ साथ मून रोटेशन भी कर रहा है और उसको एग्जैक्टली वो इतने ही दिन लेता है, 27 डेज ही लेता है अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब जब रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम ले रहे हैं कंप्लीट होने के लिए, इसी वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है मून की। जब हम अर्थ पे हैं तो हमें सिर्फ एक ही साइड विजिबल है मून की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अर्थ के बारे में। अब 4th प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, मार्स। Mars is a little smaller than Earth. It used to have an atmosphere like Earth and Venus, but it doesn't have very much anymore. तो मार्स जो है वो हमारी अर्थ से थोड़ा छोटा है साइज में, और उसके पास भी, मार्स के पास भी हमारे अर्थ और वीनस की तरह एटमॉस्फेयर था, बट अब इतना एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है एटमॉस्फेयर मार्स पर। Mars is reddish in color and is sometimes called the red planet. मार्स को फ्रेंड्स रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये रेडिश है कलर में। अगर हम मार्स को देखेंगे, उसकी इमेजेस वगैरह देखेंगे तो वो रेडिश कलर की होती हैं, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स टेक्स 687 days to complete its orbit around the sun and the average temperature here is -63 degrees Celsius. तो जैसे कि इसमें लिखा है कि मार्स कितने दिन लेती है एक अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए,
687 डेज, इतने सारे दिन लेती है वो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। और देखिए यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर क्या है, कितनी ज्यादा ठंड है इधर, -63 डिग्री सेल्सियस, बहुत बहुत ज्यादा ठंड है इधर। एंड मार्स हैज 2 मून्स, और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें 2 मून्स हैं, जिसके पास 2 मून्स हैं। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, बट मार्स के पास 2 मून्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वो इतना बड़ा है दैट यू कुड फिट 1321 अर्थ्स इनसाइड जुपिटर। देखिए इस बात से पता चलता है कि वो कितना बड़ा प्लैनेट है कि हम उसके अंदर 1321 अर्थ्स फिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। It is made of gas and is one of the 4 gas giant planet। देखिए अभी तक जो हमने पहले के 4 प्लैनेट्स पढ़े थे वो सब रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी कि वो रॉक से बने हुए हैं। पर अब जो हम 4 प्लैनेट्स पढ़ने जा रहे हैं वो सारे गैस प्लैनेट्स हैं, वो गैस से बने हुए हैं। तो ये जुपिटर भी गैस से बना हुआ है। जुपिटर हैज 95 मून्स, वन ऑफ द मून इज इवन बिगर देन मर्करी। देखिए कितने सारे मून्स हैं जुपिटर के, 95, और उसमें से एक मून तो इतना बड़ा है जैसे जितना बड़ा मर्करी प्लैनेट है। तो याद रखिए जुपिटर के पास 95 मून्स हैं। जुपिटर इज 5 times as far from the sun as the earth is and it takes almost 12 years to travel around the sun। यानी जुपिटर जो है ये प्लैनेट 5 गुना दूर है सन से। जितनी अर्थ दूर है सन से उसके 5 टाइम्स दूर है जुपिटर सन से। ठीक है, और उसको ऑलमोस्ट 12 साल लग जाते हैं अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने के लिए जुपिटर टेक्स ऑलमोस्ट 12 इयर्स। तो ये हमने पढ़ा जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट सैटर्न। Saturn is famous for its rings, which are made up of huge number of lumps of ice and dust। देखिए जैसे कि आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं ये सैटर्न है और इसके चारों तरफ ये ऐसे रिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये रिंग्स किस चीज से बने हुए हैं? आइस एंड डस्ट से। Saturn is the second largest planet in the solar system and is another one of the gas giants like Jupiter। तो अभी हमने देखा था कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ये भी गैस से बना हुआ है। ठीक है, एंड इट टेक्स 29.5 years टू ट्रैवल अराउंड द सन। तो सैटर्न का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में उसको कितने साल लग जाते हैं? 29.5 years। ओ माय गॉड। एंड इट हैज 145 मून्स। तो इसके जुपिटर से भी ज्यादा मून्स हैं सैटर्न के, 145 मून्स। अब 7th प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है यूरेनस। यूरेनस इज अनदर गैस जाइंट। You could fit 63 planets the size of Earth inside Uranus। तो ये एक और गैस जाइंट है, ये गैस से बना हुआ है और इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। इससे पता चलता है कि हम इसके अंदर 63 अर्थ फिट इन कर सकते हैं, इतना बड़ा है यूरेनस। It takes 84 years to orbit around the sun and it is the coldest planet with an average temperature of -220 degree Celsius। तो यूरेनस 84 इयर्स में अपना एक ऑर्बिट, सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है उसका 84 इयर्स में कंप्लीट होता है और ये सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा प्लैनेट है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना है? -220 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही कम टेम्परेचर है ये, बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है इधर। मिथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर विच गिव्स इट्स ब्लू ग्रीन कलर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिथेन गैस की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। इसकी वजह से ये जो यूरेनस हमें दिखता है
वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। एंड इट हैज 27 मून्स, और यूरेनस के पास 27 मून्स हैं। अब लास्ट यानी 8th प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है नेपट्यून। नेपट्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो नेपट्यून ये ऐसा प्लैनेट है जो सन से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। इट इज 30 times as far from the sun as Earth and it takes 165 years to travel around the sun। तो ये कितना ज्यादा दूर है सन से? आप समझिए कि जितना अर्थ दूर है उसके 30 टाइम्स, उसके 30 गुना दूर है ये सन से, और ये 165 ईयर्स लेता है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। Neptune is the last of the 4 gas giants and is 58 times the volume of Earth। तो ये जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं, पहले के 3 थे वो फर्स्ट 3 गैस जाइंट्स थे और ये लास्ट गैस जाइंट है, और ये इतना बड़ा है अर्थ से कि इसमें 58 अर्थ फिट इन हो सकती हैं। एंड इट हैज 14 मून्स। तो नेपट्यून के पास कितने मून्स हैं? 14। तो ये हमने पढ़े सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एस्टेरॉइड्स। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये होते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स? दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। तो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये बहुत छोटे और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी सन के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि हमारे प्लैनेट्स लगाते हैं, पर ये काफी छोटे होते हैं प्लैनेट से। तो यही पॉइंट मैंने यहां लिखा है, ऑल्दो एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट्स बट दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट। ठीक है, तो ये काफी छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मेनली जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो रीजन है वहां होते हैं। देखिए, और यही मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? इट इज अ रीजन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है इधर, ये मेन एस्टेरॉइड बेल्ट ये है सोलर सिस्टम में, यहां पाए जाते हैं एस्टेरॉइड। फ्रेंड्स, नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड द एस्टेरॉइड बेल्ट। देखिए, अगर हम एस्टेरॉइड बेल्ट को देखें, उसके अंदर हों तो ऐसी दिखाई देगी। इतने सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं वहां पे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड आर देयर इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। ये सभी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, सभी एस्टेरॉइड्स एक समान नहीं होते हैं। कोई तो इतने छोटे होते हैं बिल्कुल पेबल जैसे, और कोई काफी बड़े होते हैं। पर ये प्लैनेट्स की तरह बड़े नहीं होते और ना ही उनकी तरह राउंड होते हैं। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं एस्टेरॉइड्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉमेट्स। देखिए, ऐसे होते हैं कॉमेट्स। अब क्या होते हैं कॉमेट्स? दे आर जाइंट स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन। तो जो कॉमेट्स होते हैं वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो बड़ी बड़ी स्नोबॉल्स की तरह होते हैं। बड़ी बड़ी स्नोबॉल्स होती हैं, बहुत जाइंट स्नोबॉल्स जो बनी होती हैं फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से। ठीक है, and when frozen they have the size range from few miles to tens of miles। जब भी अपनी फ्रोजन फॉर्म में होते हैं ये कॉमेट्स, तो इनका जो साइज है वो कितना हो सकता है? या तो वो फ्यू माइल्स या बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू माइल्स टू टेंस ऑफ माइल्स। तो ये उनका साइज हो सकता है फ्यू माइल्स से लेके टेंस ऑफ माइल्स तक। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये जो कॉमेट होते हैं वो सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं। और शायद आपने एक टर्म सुनी हो, कॉमेट्स टेल। उस टर्म को भी मैं आपको यहां समझाने वाली हूं। तो देखिए, ये सन है और ये हमारी अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कॉमेट। ठीक है, अब ये जो कॉमेट होता है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, पर जो इसका ऑर्बिट होता है ये हाईली इलेप्टिकल है। देखिए कितना ज्यादा इलेप्टिकल है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स,
जब ये सन से दूर है कॉमेट तो ये हाईली फ्रोजन फॉर्म में है, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्रोजन फॉर्म में है। अब इसने चक्कर लगाना शुरू करा सन के चारों तरफ, और जैसे जैसे ये सन के पास आना शुरू होता है, इसकी जो ये गैसेस हैं वो बर्न होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक ये ऐसी टेल सी बननी शुरू हो जाती है इसकी। वो गैसेस बर्न हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, तो ये टेल सी बननी शुरू हो जाती है, देखिए। और जैसे जैसे ये सन के और पास आता जाता है और गैसेस बर्न होती हैं, और ये जो इसकी टेल है वो और लंबी होती चली जाती है। कई बार ये टेल इतनी लंबी होती चली जाती है कि इट कैन स्ट्रेच अप टू मिलियंस ऑफ माइल्स। और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये जो टेल है ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, और फिर ये घूमता घूमता ये कॉमेट फिर से सन से दूर होता चला जाता है, और जैसे जैसे दूर होता है ये टेल छोटी होती चली जाती है, और कॉमेट फिर से फ्रोजन फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से कॉमेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और कॉमेट टेल ऐसे बनती है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कॉमेट है जो सन को अप्रोच कर रहा है। तो देखिए कैसा कितना ज्यादा हीट अप हो गया है, इसकी जो गैसेस हैं, डस्ट हैं, वो सारी बर्न हो रही हैं, और पीछे ये ऐसे एक टेल बनाता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे दिखते हैं कॉमेट। और ऐसा ही एक कॉमेट है हेलीज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स में एक बारी दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे मीटेओर्स और मीटेओराइट्स के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा था एस्टेरॉइड्स के बारे में कि वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और मेनली एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं, जहां पे बहुत बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एस्टेरॉइड्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते आपस में टकरा जाते हैं, और जब वो आपस में स्मैश होते हैं, टकराते हैं, तो उनका कुछ पार्ट टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट होता है इसको मीटेओराइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एस्टेरॉइड्स टकराते हैं तो ये बहुत ज्यादा फोर्स से टकराते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो मीटेओराइड्स बनते हैं, ये जो मीटेओराइड्स होते हैं, ये या तो उनके अपने ऑर्बिट में ही रहें, या हो सकता है ये अपने ऑर्बिट से बाहर चले जाएं। तो जब ये अपने ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं तो हो सकता है कि ये किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर कर जाएं। तो जब ये दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम? मीटियोर्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मीटियोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार रात में हमें एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये जो ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट है ये होते हैं मीटियोर्स। तो जो मीटेओराइड्स होते हैं, अगर वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं तो वो एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं, वेपराइज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट बनती है। तो इन्हें कहा जाता है मीटियोर्स। तो अब इनमें से कुछ मीटियोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में ही इवेपोरेट हो जाते हैं, जल जाते हैं। पर जो बड़े मीटियोर्स होते हैं वो सारे पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं हो पाते, और वो अर्थ पर पहुंच जाते हैं, अर्थ की सरफेस पर टकरा जाते हैं। उन मीटियोर्स को कहते हैं मीटेओरॉइड। यही चीज मैंने यहां लिखी है, some meteors are large and reaches the earth before they evaporate completely and they are called as meteoroids. अब नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स मीटियोर शार। तो ये मीटियोर शार क्या होता है? कई बार कोई कॉमेट अर्थ की एटमॉस्फेयर से गुजरता है, तो जो कॉमेट की टेल में डेब्रिस होता है वो अर्थ की तरफ आकर गिरता है, ठीक है। और ये बहुत सारा डेब्रिस है, और जब ये आकर गिर रहा है तो ये बर्न आउट होता है, और जब ये बर्न आउट होना शुरू होता है तो ये कैसा दिखाई देता है? एक मीटियोर शार की तरह। देखिए ऐसे इतने सारे वो आके बर्न आउट होने, आके नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक मीटियोर शार की तरह दिखाई देते हैं।